बहुत लंबे इंतजार के बाद जेईई मेंस फाइनली खत्म हो चुका है। जेईई एडवांस का टाइम आने वाला है, कुछ ही दिन रह गए हैं। जेईई एडवांस की तैयारी कैसे करनी है, अगले 15-20 दिनों में क्या करना है, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जिन बच्चों के सपोज 200 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं जेईई मेंस में, उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगा। जिनके 150 से 200 के बीच में आ रहे हैं उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगा, और जिनके 150 से कम आ रहे हैं उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगा। लेकिन इस बात का ये मतलब बिल्कुल भी ना निकालें कि जिनके मार्क्स जेईई मेंस में कम आ रहे हैं उनका जेईई एडवांस में कोई चांस नहीं है। ये जो कैटेगरी है मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई है कि अगर आपके जेईई मेंस में नंबर थोड़े से कम हैं, इसका मतलब या तो आपकी तैयारी कम थी या फिर आपकी परफॉर्मेंस कमजोर है। दोनों ही केसेस में आपकी आने वाले 15 दिन की स्ट्रेटेजी डिफरेंट रहेगी उन बच्चों से जिनके जेईई मेंस में थोड़े से नंबर ठीक आए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं, इट डज नॉट मीन कि आपका जेईई एडवांस में चांसेस कम है। इट ओनली मीन्स दैट यू हैव टू फॉलो ए डिफरेंट स्ट्रेटेजी देन दो स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स इन जेईई मेंस। डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको और ज्यादा जोश और ज्यादा एनर्जी के साथ काम करने की जरूरत है। व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट 15 डेज। तो जिन स्टूडेंट्स के 200 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, आंसर की कल आ चुकी है ऑफिशियल वाली, और उसको फिलहाल सही मानते हुए अगर अपन देखें तो इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 200 मार्क्स देन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिवाइज ऑल द फॉर्मूले वंस अगेन। क्योंकि हो सकता है कि आपको सारे फॉर्मूले याद हों, लेकिन फिर भी एडवांस का प्रेशर ऐसा है कि एक आध फॉर्मूले में कहीं भी प्लस माइनस की गलती होगी, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। फॉर्मूले की वजह से कोई सा क्वेश्चन गलत हो जाए, ये अफोर्डेबल नहीं है। इसलिए मैक्सिमम 1 या 2 दिन लगेंगे, सारे फॉर्मूले एक बार फिर से रिवाइज कर लो। कर रहे होगे आप शायद ऑलरेडी, प्रैक्टिस पेपर्स करें। हाँ, एग्जाम कंडीशंस में करें। सुबह वाला पेपर 9 से 12, शाम वाला 2 से 5 या जो भी टाइमिंग अभी रखी गई है जेईई एडवांस के पेपर की, उन्हीं टाइमिंग्स में करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डू डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ईच टेस्ट पेपर। क्या एनालिसिस करना है? आपने पूरा पेपर दे लिया, फिर आपने आंसर की मैच की, सॉल्यूशन देखा, पता चला कि अच्छा सिली मिस्टेक हो गई है, पता चला कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, पता चला फंडामेंटल मिस्टेक हो गई है। इन सारी टाइप ऑफ मिस्टेक्स को आपको नोट डाउन करना है और चेक करना है कि मैं कहां पे किस तरह की गलतियां कर रहा हूं। क्या मैं सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा कर रहा हूं? सिली मिस्टेक फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन को जल्दीबाजी में पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अपन ने उल्टा पढ़ लिया। या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ एक्स, अपन ने पढ़ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ एक्स। जल्दीबाजी में इस तरह की गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, एडवांस के पेपर में खासकर होती हैं, क्योंकि एडवांस के पेपर में मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। तो डू ए डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ईच पेपर एंड चेक एंड फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू आर डूइंग एंड improve those mistakes in the next test paper. This is the most important part you have to do in the next 15 days. ये बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, मैक्सिमम बच्चे नहीं करते हैं। पेपर दिया, सॉल्यूशन देखा, ठीक है, नंबर कम आए, ठीक है, ज्यादा आए, ठीक है, अगला पेपर दिया। मैं बता रहा हूं आपको, पेपर देना इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन पेपर का एनालिसिस करना इज मच मोर इंपॉर्टेंट, जिससे आपकी गलतियां सुधरेंगी। फोकस ऑन इंप्रूविंग योर एक्यूरेसी। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट कनेक्टेड है। थर्ड पॉइंट में आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा, फोर्थ पॉइंट में आपको उनके ऊपर काम करना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क्स में फ्लक्चुएट वेरी मच इन द प्रैक्टिस पेपर्स। जब आप अलग अलग तरह के प्रैक्टिस पेपर आने वाले 10-15 दिन में दोगे तो आपके मार्क्स कभी हो सकता है बहुत अच्छे आए, कभी हो सकता है बहुत खराब आए, लेकिन रिमेंबर दीज आर ओनली प्रैक्टिस पेपर, दिस इज नॉट द जेईई एडवांस पेपर। आप ये सारे पेपर प्रैक्टिस के लिए दे रहे हो, एडवांस का टोटली डिफरेंट पेपर होगा। उसमें मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आपने 2 साल मेहनत की है या 3 साल मेहनत की है, रिजल्ट उसके हिसाब से ही आएगा। नॉट बी वरीड, डू नॉट बी वरीड। प्रैक्टिस पेपर में नंबर कम ज्यादा आए, दिमाग को खराब मत कर लेना। दे आर जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस एंड दे आर जस्ट फॉर योर ओन एनालिसिस। कीप ए पॉजिटिव माइंडसेट, डू मेडिटेशन एंड लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज। ये पॉइंट जेईई मेंस के टाइम भी भुवनेश्वर ने बोला था, आज फिर से बोल रहा हूं मैं। पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। पेपर जब आप प्रैक्टिस पेपर दोगे, मार्क्स फ्लक्चुएट करेंगे बहुत ज्यादा, उसको अपने दिमाग पे असर मत डालने देना। डू मेडिटेशन यानी कि दिमाग की नर्व्स को काम डाउन करना, एंड लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज यानी कि सुबह सुबह उठकर आधा घंटा पार्क में घूमना या शाम के टाइम आधा घंटा पार्क में घूमना। और जब आप आधा घंटा पार्क में घूम रहे होगे तो यू विल ऑब्जर्व कि उस आधे घंटे में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे थॉट आ रहे होंगे। वही आधा घंटा अगर आप टीवी के आगे बैठ के या
रूम में बंद करके अपने आप को आधा घंटा स्पेंड करोगे तो उस टाइम आपके मन में खराब थॉट आ रहे होंगे, बैड थॉट आ रहे होंगे, नेगेटिव थॉट आ रहे होंगे। बट व्हेन यू आर डूइंग एक्सरसाइज योर माइंड विल बी थिंकिंग पॉजिटिव थॉट्स। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि आदमी भागते 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 उदास हो रहा हो या डांस करते करते उदास चेहरा लेके बैठा हो, ऐसा कभी नहीं होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी जब आप करते हो तो माइंड ऑलरेडी कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टेट में जाता है, इसलिए डू अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स जिनके जेईई मेंस में मार्क्स आए हैं 150 से 200 के बीच में। छोटी सी एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। मार्च 2003 की बात है और अप्रैल में मेरा जेईई का पेपर होने वाला था। मैं 2003 में जेईई अपियर किया मैंने। 2003 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप में इंडिया पहुंच गई फाइनल में। ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी, इंडिया को टारगेट मिला 360 रन का। जो हमारे मैथ्स के टीचर थे बंसल सर, उन्होंने सारे बच्चों को इकट्ठा करके मैच देखने के लिए व्यवस्था कराई कि चलो आप लोग पढ़ने के लिए आए हो, आपके पास टीवी नहीं है, यहां पर घर से दूर आए हो, तो उन्होंने मैच देखने की व्यवस्था कराई। सारे बच्चे उस बड़े से क्लासरूम में बैठे हुए हैं। मैच स्टार्ट हुआ। पूरे भारत की नजर, इनफैक्ट पूरी दुनिया की नजर एक आदमी के ऊपर, उस आदमी का नाम सचिन तेंदुलकर। और पूरे ऑस्ट्रेलिया की नजर एक आदमी के ऊपर, उस आदमी का नाम ग्लेन मैकग्राथ। पहला ओवर स्टार्ट हुआ, नर्वस स्टार्ट हुई और पहले ही ओवर में सचिन तेंदुलकर आउट हो गया। जैसे ही सचिन आउट हुआ, पीछे से एक बच्चे ने जोर से कहा, चिल्ला के कहा, इतना तो हम भी जानते हैं कि फाइनल मैच में मुश्किल टॉपिक को अवॉइड किया जाता है। क्या कनेक्शन था? एक बार वीडियो देखना, दोबारा इस पे बात करेंगे अपन। Oh, he's left that and hasn't missed by much. But Tendulkar just past the off stump. Pull shot off the Tendulkar. The crowd has gone berserk here. Lots of Indian supporters. It's running away towards the boundary. It's shot before and it's four. Oh, it's gone high. It's going to be out caught and ball by Glenn McGrath. It is. That is it. That is the big one they wanted. Sachin Tendulkar in the first over. Glenn McGrath has got him again like he did in an important game in the 90th. Well, look at the celebrations. They know how important this wicket is. Just asking too much of himself. It wasn't too short and also deviating off the seam. You can see they got into a hopelessly wrong position. (2003) वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया बहुत टाइम के बाद फाइनल में पहुंची थी। टीम बहुत अच्छी थी। सौरव गांगुली वाज द कैप्टन। सचिन अपने कैरियर की पीक पे थे, बहुत अच्छी फॉर्म में थे, बहुत सारे रन बनाए थे उस मैच में। लेकिन उसी रूम में मुझे याद है एक बच्चे ने पीछे से चिल्ला के कहा कि फाइनल मैच में, यानी कि जब जेईई एडवांस का पेपर होता है तो मुश्किल टॉपिक को तो हम भी अवॉइड करते हैं। सचिन, तुम्हें तो पता होना चाहिए था कि मैकग्राथ को मारने की कोशिश मत करो, उसको डिफेंड करके बाकी बॉलर्स को मार लेना। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि जिन बच्चों के 150 से 200 नंबर आए हैं उनको ये काम करना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट। जो टॉपिक आपके थोड़े बहुत वीक हैं उनको अब अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने उन टॉपिक पे काम किया और उस टॉपिक में से जैसे ही आपको पेपर में सवाल दिखेगा आपका मन करेगा मैं इसको ट्राई करूं। ट्राई करोगे, टाइम वेस्ट होगा, चांसेस हैं हो जाए, ज्यादा चांसेस हैं ना हो, और ये भी चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन गलत हो जाए। इसलिए मैंने कहा कि 200 से ज्यादा नंबर वालों के बच्चों के लिए अलग स्ट्रेटेजी है, 150 से 200 वाले नंबरों के बच्चों के लिए अलग स्ट्रेटेजी है। इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन कठिनाई में है, नहीं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपके लिए स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग अपनानी पड़ेगी, आपको स्ट्रेटेजी थोड़ी सी। तो जिन बच्चों के 150 से 200 के बीच में मार्क्स हैं, अगेन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिवाइज और फॉर्मूले वंस मोर। एक बार फिर से सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लो। वर्क ऑन योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग हैं, मैथ्स में भी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, उन्हीं पे ध्यान देना है, उन्हीं को अच्छे से रिवाइज करना है। और जो आप नए प्रैक्टिस पेपर करने वाले हो, उन प्रैक्टिस पेपर्स में भी उन्हीं टॉपिक पे ज्यादा वर्क करना है जो आपके ऑलरेडी स्ट्रांग हैं। जो टॉपिक वीक हैं उन पे अब ध्यान मत देना। मैं फिर से समझा रहा हूं, उन पे ध्यान दोगे
तो बिना बात टाइम वेस्ट होगा पेपर वाले दिन। उन टॉपिक्स को पेपर वाले दिन टोटली अवॉइड कर देना, उन पे ध्यान ही मत देना, तो आपका टाइम बचेगा। जो गलती सचिन ने 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में करी, वो गलती आप मत करना। फिर से वही बात, डू ए डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ईच पेपर, ये बात मैं समझा चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा। सॉल्व प्रीवियस ईयर कंप्लीट पेपर्स इन एग्जाम एनवायरनमेंट, ये चीज आपके लिए नहीं है, 200 से ज्यादा वाले बच्चों के लिए उस कैटेगरी में ये वाली बात नहीं बताई थी मैंने। ये वाली बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने जब अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के ऊपर काम किया और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एज इट इज सॉल्व किया, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर करोगे तब भी तो आपका ध्यान स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे रहेगा, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि प्रीवियस ईयर के स्ट्रॉन्ग टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हुए वो आपसे हो जाएंगे। उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली आपकी इंप्रूव हो जाएगी। इसलिए प्रीवियस ईयर के जो जेईई एडवांस के जो पेपर हैं उनको एज इट इज एग्जाम एनवायरनमेंट में सॉल्व करना ट्राई करना। चेक योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्वेश्चंस इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स, वही वाली बात जो अपन ने करी अभी। कीप ए पॉजिटिव माइंडसेट, डू ए लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, डू मेडिटेशन, ये वाली बात मैं समझा चुका हूं, उस पर भी गौर करना है आपको। नेक्स्ट बात आती है कि वो वाले स्टूडेंट जिनके 150 से कम मार्क्स आए हैं, मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपका एडवांस में सिलेक्शन कठिनाई में, ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत है। रिवाइज योर नोट्स थॉरोली। नंबर जेईई मेंस में नहीं बने तो दो कारण हो सकते हैं, या तो तैयारी में कमी थी या फिर परफॉर्मेंस में कमी थी। जैसे कि मैं सचिन का एग्जांपल लिया अभी, सचिन की तैयारी में कमी नहीं थी, सचिन की परफॉर्मेंस में कमी थी। कहीं ना कहीं उसने कुछ जजमेंट गलत लिए जिसकी वजह से वो जल्दी आउट हो गए। उसी तरह से आपको भी इस तरह के जजमेंट नहीं लेने हैं जो आपको दिक्कतें पैदा करे। नए प्रैक्टिस पेपर नहीं सजेस्ट करूंगा अभी करने के लिए। पहले मैं कहूंगा नोट्स को अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमी पक्का रही हुई है। वर्क ऑन सिलेक्टेड टॉपिक्स, जैसे कि मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में सारे टॉपिक्स को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें खासकर कोनिक सेक्शन, उसमें से सवाल पक्का आता है, और काफी चांसेस हैं कि पैराग्राफ आता है तो 2 या 3 सवाल तो पक्के हो गए। या जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन पे कम से कम 2 सवाल पक्का आ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोबेबिलिटी पे एटलीस्ट 2 सवाल पक्का आते हैं, वेक्टर 3D पे एटलीस्ट 2 सवाल एक वेक्टर पे 3D पे पक्का आते हैं। इन सिलेक्टेड टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग करना, ताकि पेपर में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक के जो क्वेश्चन है उनको आप अटेम्प्ट कर पाओ। फिर से वही वाली बात, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एग्जाम कंडीशन में फिर से सॉल्व करना, उनमें भी उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, उन्हीं टॉपिक वाले क्वेश्चंस पे काम करना जो आपके स्ट्रॉन्ग है, और जो सिलेक्टेड यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैथ्स में कुछ टॉपिक बताए मैंने, इस तरह के टॉपिक। चेक द सिलेक्टेड टॉपिक्स क्वेश्चन पैटर्न इन द प्रीवियस ईयर। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बात नहीं कर रहा हूं, जैसे मैं मैथ्स का एग्जांपल दे रहा हूं, तो जो 4-5 टॉपिक मैंने आपको बताए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी, डेफिनेट इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर इतने ही टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग हैं और इतने टॉपिक पे अगर आपने अच्छे से काम कर लिया, स्टिल यू हैव वेरी गुड चांस ऑफ क्वालिफाइंग जेईई एडवांस। इसलिए आपको इसी तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी है। कुछ नए टेस्ट पेपर भी ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करने हैं, ताकि एक नयापन मिले, नई कंडीशंस फेस करने की प्रैक्टिस हो जाए। डू ए डिटेल्ड एनालिसिस, इस पे मैं बहुत ज्यादा जोर दे चुका हूं। जो भी पेपर आप दो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो चाहे नया पेपर हो, डू ए डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर मिस्टेक्स, कीप ए पॉजिटिव माइंडसेट एंड डू ए लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज। तो ये तो 3 कैटेगरियां हुई जब आपको अलग अलग सिचुएशन में किस किस तरह से आपको गो फॉरवर्ड करना है फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। लास्ट थिंग इज डोंट्स, अगले 15 दिन में आपको क्या क्या नहीं करना है। दीज आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। डू नॉट स्लीप इन द आफ्टरनून। लॉकडाउन की वजह से, गर्मी की छुट्टियों की वजह से बहुत सारे बच्चों को दोपहर में सोने की आदत पड़ चुकी है। ये आदत आपको परेशान करेगी एडवांस वाले पेपर वाले दिन, इसलिए अगले 15-20 दिन सोने की आदत छोड़ना। अगर आपको सोने की आदत पड़ी हुई है तो अगले 4-5 दिन तो आपको दिक्कत आएगी, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, बट रियली यू शुड नॉट स्लीप इन द आफ्टरनून फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। डोंट ट्राई टू वर्क ऑन टॉपिक्स विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग। अभी भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया कि जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है उन पे दोबारा काम मत करना, क्योंकि उन पे काम करोगे
तो पेपर में उनको क्वेश्चन देखते आपका मन करेगा कि मैं इसको सॉल्व करोगे तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट होगा, हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो सकता है आपको छोड़ना पड़ जाए, दैट विल बी टाइम वेस्ट। डोंट बी डिस्टर्ब बाय द मार्क्स इन प्रैक्टिस पेपर। ये बात मैंने बताई थी, लेकिन इसके साथ मैं एक बात और ऐड करना चाह रहा हूं। नेपोलियन हिल ने एक बात कही, बिफोर सक्सेस कम्स इन एनीवन्स लाइफ ही इज श्योर टू मीट मैनी टेम्पररी डिफीट्स, मे बी इवन फेलियर्स। आपको सक्सेस मिलने ही वाली है, 15-20 दिन के अंदर जे एडवांस का पेपर होने ही वाला है। तो ये दुनिया का रूल है, ये प्रकृति का नियम है कि आपको वो सफलता मिलने से पहले कम से कम 5-6 बार विफलताएं हाथ लगेगी, फेलियर लगेगा, टेम्पररी डिफीट मिलेगी, ताकि आपका मोटिवेशन, आपका मोरल चेक हो सके। आर यू रियली अप टू इट, डू यू रियली डिजर्व इट। इस तरह की कंडीशंस आपके ऊपर आएंगी। ये नेचर, ये कुदरत, ये आपको टेस्ट करेगी अगले 15 दिनों में। अगर आपके प्रैक्टिस पेपर्स में नंबर थोड़े से खराब आते हैं या ज्यादा अच्छे आते हैं या ज्यादा खराब आ जाते हैं, डू नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय इट। जस्ट रिमेंबर दिस लाइन कि सक्सेस आने से पहले टेम्पररी डिफीट जरूर आएगी। बस उसी बात को ध्यान में रखना और अगले पेपर की तैयारी में जुट जाना, दिमाग को डिस्टर्ब मत होने देना। डू नॉट थिंक अबाउट जेईई मेंस मार्क्स। जेईई मेंस में अच्छे आए तो भी ठीक, खराब आए तो भी ठीक, टोटली भूल जाना। जेईई मेंस में जो भी मार्क्स आए उनको टोटली भूल जाना। इट इज जस्ट लाइक यू आर गोइंग फॉर द फाइनल मैच एंड यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट द सेमीफाइनल। बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है, सर मैं मेंस में अगर ऐसा कर लेता ना, वो एक सवाल सही हो जाता, शायद मेरी रैंक अच्छी आ जाती। सर ना मेरा मेंस में खराब हो गया, पता नहीं एडवांस में कैसा होगा। या सर मेंस में ठीक ठाक हो गया, मैं एडवांस की तैयारी करूं क्या। जेईई मेंस के मार्क्स के बारे में सोचना ही मत। दैट इज पास्ट, दैट वाज ए सेमीफाइनल, नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्जाम। डू नॉट फील टायर्ड, ओनली लास्ट माइल टू गो। बहुत 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 ही अलग तरह की कंडीशन है आपकी बार। कोरोना वायरस की वजह से इतना लंबा लॉकडाउन चला है, बहुत ज्यादा थक गए हैं बच्चे, बहुत ज्यादा बोर भी हो गए हैं कि कितनी बार एक चीज को बार बार पढ़ूं मैं। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, मंजिल मिलने ही वाली है, सिर्फ लास्ट की कुछ दूरी बाकी रही है। थकना मत, दिमाग में ऐसे थॉट मत आने देना कि मैंने इतनी बार तो रिवाइज कर लिया और क्या करूं। अंदर से आप भी जानते हो कि आप जितनी और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। सपोज विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर जैसे ग्रेट बैट्समैन भी अगर जब फाइनल खेलने जा रहे होते हैं तो वो ये थोड़ी सोचते हैं कि यार मैं पूरा वर्ल्ड कप खेल के आ रहा हूं, सेमीफाइनल तक पहुंचा हूं, इसका मतलब मेरी तैयारी तो अच्छी है, फाइनल खेलने सीधा चला जाता हूं। ऐसा नहीं करते हैं वो। इनफैक्ट वो फाइनल के लिए और ज्यादा तैयारी करते हैं, और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो पूरा वर्ल्ड कप खेलते खेलते बहुत थक गए हो। इन द सेम वे यू शुड नॉट फील टायर्ड। थोड़ी सी दूरी बची है, मंजिल बस मिलने ही वाली है। आखिरी मोमेंट पे हार मत मान लेना, आखिरी मोमेंट पे थक मत जाना। एक नए जोश के साथ, एक नई एनर्जी के साथ फिर से लग जाओ। सिर्फ 15-20 दिन बचे हैं जे एडवांस में, उसके बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है। थैंक यू।